शिल्प और डिजाइन की मूल बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम वापस आ गए हैं सीजन 2 के तीसरे पड़ाव के साथ। और ये पेशकश है omemic.com की तरफ से। आज हम एक ऐसी कला की दुनिया में उतर रहे हैं जो हमारे चारों तरफ है। बिल्कुल, पर जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, बुनाई। हाँ, जब हम भारत के बनारसी ब्रोकेड को देखते हैं या फिर फ्रांस की वो विशाल एपोकैलिप्स टेपेस्ट्री, तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये सब सिर्फ धागों का कमाल है। उनकी बारीकी, उनका डिजाइन, एक एक पीस को बनने में महीनों, कभी कभी तो साल भी लग जाते हैं। वो सिर्फ कपड़े नहीं है। नहीं, वो बुने हुए शाहकार हैं। 8 पीसेस हैं। और यही बात तो हैरान करती है। एक तरफ ये इतनी कॉम्प्लेक्स कला है और दूसरी तरफ बुनाई इंसान की सबसे पुरानी और सबसे बुनियादी तकनीकों में से एक है। तो आज हमारा मकसद साफ है। हम पावर लूम की मशीनी दुनिया की बात नहीं करेंगे। नहीं, वो एक अलग कहानी है। आज हम हाथ से चलने वाले करघे यानी हैंडलूम की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि ये धागे एक लय में कैसे नाचते हैं, करघे के हिस्से कैसे उस नाच को डायरेक्ट करते हैं, और कैसे एक सीधी सादी हरकत से इतने गहरे और खूबसूरत स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो चलिए बिल्कुल नींव से शुरू करते हैं। हाँ, किसी भी बुने हुए कपड़े के दिल में 2 तरह के धागे होते हैं, ताना और बाना। ये नाम हम सबने सुने हैं, पर इनका असली मतलब क्या है? देखिए, ये किसी भी कपड़े की कहानी के 2 मुख्य किरदार हैं। सबसे पहले है ताना यानी वॉर्प। ये वो धागे हैं जो करघे पर ऊपर से नीचे तक मतलब लंबाई में कसे होते हैं। इन्हें आप कपड़े की रीढ़ की हड्डी समझ सकती हैं। अच्छा, रीढ़ की हड्डी, मतलब इन पर बहुत जिम्मेदारी है? सारी जिम्मेदारी इन्हीं पर है। सारा तनाव, सारा खिंचाव पूरी बुनाई के दौरान यही झेलते हैं। तो इनका मजबूत होना तो बहुत जरूरी होगा। सबसे जरूरी। अगर ताने के धागे कमजोर हुए या ठीक से कसे नहीं गए तो पूरा कपड़ा बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा। एग्जैक्टली। वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होती है। तो अगर ताना रीढ़ की हड्डी है जो सब कुछ थामे हुए है, तो फिर बाना यानी वेफ्ट का क्या काम है? क्या खूब सवाल पूछा। बाने के धागे को तनाव नहीं झेलना पड़ता। वो एक मुसाफिर की तरह है। मुसाफिर? हाँ, जो ताने के मजबूत धागों के बीच से आड़े तिरछे यानी हॉरिजॉन्टली अपना रास्ता बनाता है। बाना अपने साथ रंग, पैटर्न और कपड़े की असल पहचान लेकर आता है। मतलब कहानी का असली मजा, सारा डिजाइन तो बाना ही लेकर आता है। वही तो, ताना मजबूती देता है और बाना खूबसूरती, और इन दोनों को एक साथ लाने का काम करता है करघा। वो जादुई ढांचा। तो ये काम कैसे करता है? इसके कौन से हिस्से सबसे जरूरी हैं? एक सामान्य हथकरघे को हम 3 मुख्य सिस्टम में बांट सकते हैं। ठीक है। पहला है बीम सिस्टम। ये धागों की सप्लाई चेन को संभालता है। सप्लाई चेन? हाँ, करघे के पीछे की तरफ वॉर्प बीम होता है, जहां बिना बुने ताने के सारे धागे लिपटे होते हैं। अच्छा, रॉ मटेरियल वहां होता है। बिल्कुल। और आगे की तरफ होता है क्लॉथ बीम, जिस पर बुना हुआ कपड़ा जमता जाता है। तो एक तरफ से कच्चा माल आ रहा है, दूसरी तरफ तैयार माल इकट्ठा हो रहा है। ये तो आसान है। ये आसान है। लेकिन वो जादू कैसे होता है जिससे बाने का धागा ताने के बीच से गुजरता है? मतलब एक एक धागा उठाकर तो नहीं डाल सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर करघे का दिल, उसका दूसरा और सबसे जरूरी सिस्टम काम आता है। और वो क्या है? शेड बनाने का तंत्र। और इस तंत्र का हीरो है हेडल्स। हाँ, ये तार या डोरी के छोटे छोटे छल्ले होते हैं और ताने का हर एक धागा ऐसे ही एक छल्ले से गुजरता है। तो मतलब हजारों धागों के लिए हजारों छल्ले। उन्हें एक साथ काबू में कैसे करते होंगे? सही पकड़ा। इन हेडल्स को हार्नेस नाम के फ्रेम में एक साथ लगाया जाता है। इन्हें आप इस पूरे नाच का कोरियोग्राफर कह सकती हैं। कोरियोग्राफर? हाँ, बुनकर कुछ हार्नेस को ऊपर उठाता है और कुछ को नीचे रखता है। ऐसा करते ही ताने के धागों के बीच एक वी शेप का रास्ता बन जाता है। अच्छा। इसी रास्ते को शेड कहते हैं। इसी शेड या रास्ते से बाना गुजरता है। और मैंने सुना है कि बड़े फ्लोर लूम्स में ये हार्नेस पैरों से चलने वाले ट्रेडल्स से जुड़े होते हैं। बिल्कुल, ताकि बुनकर के हाथ पूरी तरह आजाद रहें बुनाई के लिए। ठीक है। अब एक बार बाने का मुसाफिर उस रास्ते से गुजर गया तो उसे अपनी मंजिल पर पहुंचाना भी तो है। हाँ, उसे अपनी जगह पर सेट करना है। यहीं आता है तीसरा सिस्टम, बीटिंग तंत्र। इसे आप करघे का ड्रमर कह सकते हैं। ड्रमर? ये दिलचस्प है। हाँ, इसमें रीड का इस्तेमाल होता है, जो एक बड़ी भारी कंघी जैसी दिखती है। जैसे ही बाने का धागा शेड से गुजरता है, बुनकर इस रीड से, जो बीटर नाम के फ्रेम में लगी होती है, बिल्कुल,
उस बीटर से नए धागे को पहले से बुने कपड़े से सटाकर ठोकता है। और कितनी जोर से ठोकना है, इसी से तय होता होगा कि कपड़ा कितना घना बनेगा। एकदम सही। हल्के हाथ से ठोकने पर जालीदार हवादार कपड़ा बनता है और जोर से ठोकने पर कैनवस जैसा मजबूत और घना। कमाल है, ये पूरी मशीनरी सिर्फ एक रास्ता बनाने और फिर धागे को अपनी जगह पर बिठाने के लिए है। लेकिन उस रास्ते से बाने का धागा गुजरेगा कैसे, खासकर जब कपड़ा बहुत चौड़ा हो? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही चालाक औजार है, शटल। शटल? ये वो गाड़ी है जिसमें बैठकर बाने का मुसाफिर अपना सफर तय करता है। सबसे साधारण है स्टिक शटल, फिर आती है क्लासिक बोट शटल जो नाव जैसी दिखती है। लेकिन असली गेम चेंजर तो फ्लाइंग शटल था, है ना? ओ बिल्कुल, 1733 में जॉन के का वो आविष्कार एक क्रांति था, एक रेवोल्यूशन। ऐसा क्या था उसमें? उससे पहले चौड़ा कपड़ा बुनने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती थी जो शटल को एक दूसरे की तरफ फेंकते थे, या फिर किसी बहुत लंबे हाथ वाले इंसान की। हाँ, या उसकी। फ्लाइंग शटल में एक ऐसा तंत्र था जो बुनकर की एक रस्सी खींचते ही शटल को अपने आप करघे के आर पार गोली की रफ्तार से? हाँ, गोली की रफ्तार से फेंक देता था। एक अकेले बुनकर के काम करने की रफ्तार दोगुनी हो गई। तो इसका मतलब है कि कपड़ा बहुत तेजी से बनने लगा। इतनी तेजी से कि धागा बनाने वाले स्पिनर मांगी पूरी नहीं कर पा रहे थे, और इसी दबाव की वजह से स्पिनिंग जेनी और वाटर फ्रेम जैसे नए आविष्कार हुए। वाह! आप कह सकते हैं कि फ्लाइंग शटल ने सिर्फ बुनाई नहीं बदली, बल्कि कपड़ा उद्योग में औद्योगिक क्रांति की चिंगारी लगा दी। कैसे एक छोटा सा औजार इतिहास का रुख मोड़ सकता है? तो ये पूरी प्रक्रिया एक 4 कदमों वाले लयबद्ध नृत्य की तरह है। शेड खोलो, शटल फेंको, बाने को ठोको और दोहराते जाओ। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया की सबसे खूबसूरत बात है उसकी लय। लय? हाँ, जब आप फ्लोर लूम पर काम करते हैं तो पैरों और हाथों के बीच तालमेल बिठाना किसी वाद्य यंत्र को सीखने जैसा है। शुरू में गलतियां होती हैं, पर जब वो लय बन जाती है तो वो एक ध्यान की तरह महसूस होता है। दुनिया भूल जाते हैं, बस धागों की वो टिक टिक और खटखट की आवाज रह जाती है। बिल्कुल। सुनने में ही कितना सुकून देने वाला लग रहा है ये समझना कि कैसे धागों के इस साधारण से खेल में इतनी गहराई और इतिहास छुपा है। सच में कमाल का है ना? और कपड़ों की दुनिया की इस गहरी पड़ताल को आप तक पहुंचाया है omlemi.com ने। और अगर आप भी ऐसी ही दिलचस्प कलाओं के बारे में और जानना चाहते हैं, जैसे कि विशेष ब्लॉग्स, टूल्स और वर्कशॉप्स, तो हम आपको omlemi.com की व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसका नाम है देवी द क्यूरियस। आप इस पॉडकास्ट के पोस्टर पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आसानी से जुड़ सकते हैं और हमारी सभी नई पेशकशों के बारे में जानकारी पा सकते हैं। चलिए अब जरा खुद करघों की दुनिया में चलते हैं। हाँ, हमने फ्लोर लूम का जिक्र तो किया, लेकिन ये कई तरह के होते होंगे, है ना? वाकई, एक छोटे से लैप लूम से लेकर जिसे आप गोद में रखकर काम कर सकते हैं, एक पूरे कमरे जितने बड़े फ्लोर लूम तक, हर जरूरत और हर कलाकार के लिए एक करघा है। तो अगर कोई नया सीखने वाला है तो उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए? नए सीखने वालों के लिए सबसे अच्छा है रिजिड हेडल लूम। इसका डिजाइन बहुत स्मार्ट है। कैसे? इसमें हेडल्स और रीड को एक ही चपटे हिस्से में मिला दिया गया है। शेड बनाने के लिए बस उस एक हिस्से को ऊपर या नीचे करना होता है। ये छोटा होता है और बुनाई के मूल सिद्धांत सीखने के लिए बेहतरीन है। और इसके बाद अगर किसी को और कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाने हो, तब आप टेबल लूम पर आ सकते हैं। ये इतना छोटा होता है कि टेबल पर रखा जा सके, लेकिन इसमें कई हार्नेस होते हैं, 4, 8 या उससे भी ज्यादा, जिन्हें आप हाथ के लीवर से कंट्रोल करते हैं। हाँ, ये जटिल पैटर्न के साथ प्रयोग करने के लिए शानदार है, लेकिन थोड़े धीमे होते हैं क्योंकि सब कुछ हाथ से करना पड़ता है, और इसीलिए बड़े कामों के लिए फ्लोर लूम है। बिल्कुल, फ्लोर लूम असली वर्कहॉर्स है। ये बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, और इनकी सबसे बड़ी खासियत है ट्रेडल्स। पैर काम करते हैं और हाथ आजाद रहते हैं। हाँ, आपके पैर पैटर्न बदलने का भारी काम करते हैं, तो आपके हाथ शटल फेंकने और बीटर चलाने के लिए आजाद रहते हैं। ये रफ्तार और बड़े पैमाने पर काम करने के लिए बने हैं। कमाल है कि मशीन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, मूल सिद्धांत वही रहते हैं। तो चलिए अब उन पैटर्न्स की बात करते हैं जो इन करघों पर बनते हैं। सबसे बुनियादी बुनाई से शुरू करते हैं, प्लेन वीव। हर चीज का आधार, ये बस एक ताने के ऊपर एक ताने के नीचे। बहुत सिंपल है, लेकिन धागों के इस मजबूत इंटरलॉक की वजह से ये सबसे टिकाऊ बुनाई है। जैसे हमारी रोजमर्रा की चादरें, सूती कुर्ते या कैनवस, सब इसी से बनते हैं। ठीक है, ये तो मजबूती के लिए हो गया। अब उस बुनाई पर आते हैं जो हमारी पसंदीदा जीन्स में होती है, 12 वीव।
उसमें वो तिरछी लाइनें कैसे बनती हैं? ट्विल में बाना एक ताने के नीचे जाने के बजाय 2 या ज्यादा तानों के ऊपर से जाता है, फिर नीचे से। लेकिन असली जादू ये है कि हर अगली पंक्ति में ये पैटर्न एक धागा आगे खिसक जाता है। अच्छा, इसी छोटे से खिसकाव से वो तिरछी लाइन का भ्रम पैदा होता है। तो ये सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन इसका फायदा क्या है? ये दिलचस्प है कि ट्विल की संरचना उसे प्लेन वीव से थोड़ी कम टिकाऊ बनाती है, लेकिन यही तिरछी बुनावट कपड़े को खींचने और मुड़ने की जबरदस्त क्षमता देती है। यही वजह है कि डेनिम इतना आरामदायक होता है। बिल्कुल, इसीलिए इसे मजदूरों के कपड़ों के लिए चुना गया था। ये सिर्फ मजबूत नहीं था, बल्कि काम करते वक्त शरीर के साथ हरकत करने में भी आसान था। आराम और मजबूती का एक बेहतरीन संतुलन है। समझ गई। तो प्लेन वीव मजबूत है, ट्विल लचीली। अब बात करते हैं लग्जरी की, सैटिन वीव की। उसकी चमक का क्या राज है? साटन का पूरा खेल धागों के मेल को कम से कम दिखाना है। इसमें बाने का धागा कई तानों के ऊपर से तैरता हुआ जाता है। कई तानों के ऊपर से? हाँ, कभी-कभी 7-8 और फिर सिर्फ एक के नीचे से दबता है। इन लंबे तैरते हुए धागों को फ्लोट्स कहते हैं। और इन्हीं लंबे सपाट धागों पर जब रोशनी पड़ती है तो वो बिना किसी रुकावट के सीधी हमारी आंखों में चमकती है। बिल्कुल, बस इसी से वो रेशम जैसी शानदार चमक पैदा होती है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है। अगर धागे इतने ढीले तैर रहे तो उसमें कोई भी चीज आसानी से फंस सकती है, जिसे हम धागा खींचना कहते हैं। वही बात है। तो साटिन खूबसूरती और नजाकत देती है, लेकिन मजबूती और टिकाऊपन में पीछे रह जाती है। इन तीनों के अलावा भी तो जटिल बुनाई होती होंगी, जैसे वो ब्रोकेड साड़ियां जिन पर पूरी तस्वीरें बनी होती हैं। वो कैसे होता है? यहां हम बुनाई के सबसे क्रांतिकारी आविष्कार पर आते हैं, जैक्वार्ड वीव। जैक्वार्ड लूम। 1804 में जोसेफ मैरी जैक्वार्ड के करघे ने सब कुछ बदल दिया। उससे पहले पैटर्न आपके पास कितने हार्नेस हैं उस पर निर्भर करते थे। लेकिन जैक्वार्ड लूम ने हर एक ताने के धागे को अलग अलग कंट्रोल करना संभव बना दिया। ये कैसे हुआ? पंच कार्ड्स के जरिए। हर कार्ड पे छेदों का एक पैटर्न होता था। जहां छेद होता वहां का धागा ऊपर उठता, जहां नहीं होता वहां नीचे रहता। ये तो एक बाइनरी सिस्टम था, छेद या कोई छेद नहीं, ऊपर या नीचे, 1 या 0। एक मिनट, ये तो कंप्यूटर की भाषा जैसा लग रहा है। ये कंप्यूटर ही था। जैक्वार्ड लूम दुनिया की पहली प्रोग्राम करने लायक मशीन थी। बुनकर डिजाइन को कार्ड्स पर कोड करते थे और करघा उस कोड को पढ़कर कपड़ा बुनता था। मतलब आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव इसी करघे ने रखी थी। बिल्कुल। ये तो अविश्वसनीय है। इसके अलावा भी तो कुछ अनोखी बुनाई होती हैं। हाँ, जैसे डबल वीव है। इसमें आप एक ही करघे पर एक ही समय पर कपड़े की 2 अलग-अलग परतें बुन रहे होते हैं। 2 परतें एक साथ? हाँ, सोचिए आप एक ही बार में एक तकिए का कवर बुन सकती हैं जो 3 तरफ से बंद हो, बिना किसी सिलाई के। ये आपको 3D संरचनाएं बनाने की ताकत देता है। और तौलिए या मखमल का टेक्सचर कैसे बनता है? वो तो एकदम अलग महसूस होते हैं। वो पाइल वीव का कमाल है। इसमें अतिरिक्त बाने के धागों का इस्तेमाल करके कपड़े की सतह पर फंदे यानी लूप्स बनाए जाते हैं। अच्छा, लूप्स। अगर आप उन फंदों को बिना काटे छोड़ दें तो आपको तौलिए वाला टेरी क्लॉथ मिलता है। ये लूप्स कपड़े का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे वो ज्यादा पानी सोख पाता है। अच्छा, तो तौलिए के रोएदार होने का एक वैज्ञानिक कारण है। और अगर उन फंदों को काट दिया जाए? तब आपको मखमल यानी वेलवेट की घनी, मुलायम और शानदार सतह मिलती है। एक ही तकनीक, 2 बिल्कुल अलग नतीजे। जो हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है। जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो अक्सर TPI या थ्रेड काउंट की बात सुनते हैं। ये क्या है और ये क्यों मायने रखता है? TPI यानी थ्रेड्स पर इंच। ये बस एक वर्ग इंच में ताने और बाने के धागों की कुल संख्या है। और ये कपड़े की गुणवत्ता बताता है? हाँ, ये आपको कपड़े की क्वालिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। ज्यादा TPI जैसे 400 से ऊपर का मतलब है कि धागे बहुत पास-पास और कसकर बुने गए हैं, तो कपड़ा ज्यादा टिकाऊ, चिकना और मुलायम होगा। लेकिन कम TPI वाला कपड़ा ज्यादा हवादार हो सकता है। बिल्कुल। तो ये आपकी जरूरत पर निर्भर करता है। ये बस एक और तरीका है कपड़े की कहानी को समझने का। ये जानकारी वाकई बहुत काम की है। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दें, अगर आप ऐसे ही और जानकारी चाहते हैं तो umemi.com की WhatsApp कम्युनिटी देवी दी क्यूरियस से जरूर जुड़ें। पोस्टर पर दिए QR कोड को स्कैन करें
और जुड़ जाएं। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप आगे किन विषयों के बारे में सुनना चाहेंगे। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। अगले एपिसोड में हम शिबोरी क्राफ्ट की एक और दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आएंगे, जो रंगों और पैटर्न की एक बिल्कुल अलग दुनिया है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। और जाते जाते आपके लिए एक विचार। दुनिया का हर बुना हुआ कपड़ा, एक साधारण सूती कपड़े से लेकर एक शानदार बनारसी सिल्क तक, उसी पुराने बाइनरी लॉजिक पर चलता है जिसका जिक्र हमने जैक्वार्ड लूम के साथ किया था। धागा ऊपर या धागा नीचे, एक और शून्य। करघा सिर्फ एक कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगली बार जब आप अपनी आरामदायक जीन्स पहने तो उस ट्रिल बुनाई के पीछे छिपे कोड के बारे में जरूर सोचिएगा। वो सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो एक कहानी है, एक इतिहास है और टेक्नोलॉजी का एक जीता जागता नमूना है जो हजारों सालों से हमारे साथ है। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे शो को फॉलो करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं।